ओके, ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि शाम को लास्ट में पढ़ा देंगे। ओके, पीपीटी शो हो रहा है सभी को। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वायरमेंट एंड सोशल वर्क। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिकली रोल क्या है सोशल वर्कर का, रोल ऑफ सोशल वर्कर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, जो भी इन्वायरमेंटल इशू होते हैं उसको लेकर के सोशल वर्कर के क्या क्या डिफरेंट रोल है और क्यों सोशल वर्कर ये जो इशू को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, किस पॉपुलेशन के लिए, उन सबको अंडरस्टैंड करेंगे करके। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, लाइक फर्स्ट वी हैव टू नो अबाउट द प्रॉब्लम, देन वी कैन डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल वर्कर in the context of environmental issue. Problem is, the biggest problem is the rapid urbanization, industrialization, urbanization, and we are living in the consumeristic society, जिसको बोलते हैं मास कंज्यूमरिज्म। मास कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर हम लोग, हमारा फोकस होता है कि जो रिसोर्सेस हैं उनका बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। जब अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे रिसोर्सेज का, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अर्थ पर, इकोलॉजी पर, क्लाइमेट पर, और साथ ही साथ आज पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। सो द पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कुछ इम्पोर्टेंट कारण हैं, बोल सकते हैं, रीजन है जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे नेचर पर, प्रकृति पर। ओके, और जिस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है, बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। ओके, तो इन सभी के कारण बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर, कम्युनिटी पर, स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। सो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो होता है इन सभी रीजन की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से, जो कि मोस्ट वनरेबल हैं, जो गरीब ज़्यादा हैं उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आगे डिस्कस करेंगे कैसे पड़ता है, और जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो हमें यहाँ पर हमारा जो रोल है एज ए सोशल वर्कर, 1 सेकेंड, सो रोल ऑफ सोशल वर्कर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट इश्यूज़। इन्वायरमेंट के लिए जो भी इश्यूज़ को लेकर के सोशल वर्कर का जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है, पहला तो एडवोकेसी करना, ठीक है। इसके अलावा अवेयरनेस रेज करना। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के साइड से या एज ए एनजीओ सोशल वर्कर जो है काम करते हैं, हेल्प करते हैं, स्पेशली जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनकी जो डिमांड है उनको पूरा करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, जैसे कि साफ़ सुथरा पानी होनी चाहिए, सेफ वाटर, ओके, और बाकी जो भी उनकी इशू है, वेस्ट मैनेजमेंट इशू, सैनिटेशन है, इन सब पे फोकस किया करता है सोशल वर्कर इन दी एडवोकेसी पार्ट। रेजिंग अवेयरनेस का मतलब होता है कि एयर पोल्यूशन की वजह से, वाटर पोल्यूशन की वजह से जिस प्रकार से इसका इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ पर, कई प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, स्किन डिजीज़ होती हैं, ओके, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, दैट इज़ द फोकस ऑफ अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस रेज। तीसरा काम होता है कि जो भी हेल्थ बैरियर हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करना, मतलब होता है कम्युनिटी को, इंडिविजुअल्स को, लोगों को असिस्ट करना, हेल्प करना, मदद करना, जो भी किसी वजह से सफ़र कर रहा है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी नहीं है या कई प्रकार की बीमारियां होती हैं बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है कई प्रकार की डिजीज़ होती हैं, तो उसको लेकर के लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, उनको हेल्प करना, मदद करना, असिस्ट करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल होते हैं सोशल वर्कर के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल इशू। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो कॉज ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन मैंने बताई दी है, पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन से क्या होता है कि अब जिस एरिया में अर्बनाइजेशन बढ़ेगा वहाँ आसपास का एरिया डिफॉरेस्टेशन किया जाएगा, पेड़ काटे जाएंगे, तो अगेन वो फिर दैट इज़ इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, तो वो भी एक
पॉवर्टी है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो ये सभी के सभी जो है कॉज है आपस में कनेक्टेड है. दीज आर द कॉज ऑफ द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. एज ए सोशल वर्कर अगर हम इन्वायरमेंट को देखें इन दी ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव, उस नज़रिए से देखें तो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोविज़न, क्या क्या लेजिस्लेशंस, कानून, पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या लोगों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. जैसे कि आपका आर्टिकल 21 है. व्हाट इज़ द आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इज इट क्लियर? ये आपका सर आपकी वॉइस कट रही है. वॉइस कट रही है. क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? पर मुझे तो क्लियर आ रही है. अच्छा, तो फिर नेटवर्क इशू लग रहा है. तो अगर नेटवर्क इशू जी है, सर मुझे क्लियर आ रही है वॉइस. हाँ अभी नेटवर्क, आ रही है सर. ठीक है. यस सर. ओके, सो व्हेन वी लुकिंग एट सर द, हमें भी क्लियर है. ठीक है. अच्छा, जिसको क्लियर नहीं, एक बार आप ना क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करिए. हो सकता है नेटवर्क इशू हो. सो व्हेन वी लुकिंग एट द एनवायरनमेंट इशू फ्रॉम द ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान के अंदर वो है आर्टिकल 21. देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, उन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन था. आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. राइट टू लाइफ का मतलब क्या होता है? मतलब लाइफ का मतलब यहाँ पर केवल आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है. लाइफ का मतलब होता है कि लोग जो है बेहतर लाइफ जी पाएँ विद द डिग्निटी, और साथ ही साथ उनकी जो भी बेसिक नेसेसिटी है दे कैन आल्सो एक्सेस. बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है सभी के लिए, एक साफ़ सुथरी हवा हो, पानी हो, ठीक है, फूड हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी होना चाहिए. तो ये सभी के सभी भी इम्पॉर्टेंट है. बेसिक ये भी नेसेसिटी इंपॉर्टेंट है हमारे राइट टू लाइफ में. ओके, और किसी प्रकार से इनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए व्यक्ति का, या किसी प्रकार का उनके जीवन को थ्रेट्स नहीं होना चाहिए. ये सभी के सभी आपके पॉइंट आते हैं राइट टू लाइफ के अंदर. ओके, दूसरा जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या होता है? व्यक्ति के पास मतलब चॉइसेस होती हैं. पीपल हैव द चॉइसेस कि उनकी लाइफ में क्या करना है, उनका क्या प्रोफेशन होना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन होना चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो सभी चीज़ें अधिकार देता है आपका आर्टिकल 21. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है आर्टिकल 21? क्लियर है सर. ओके. तो एक केस है, केस का हम नाम लिखते हैं यहाँ पर, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इसको अलग से लिख देते हैं. स्टेट ऑफ बिहार 1991 केस. ओके. इसमें कोर्ट के द्वारा बोला गया कि राइट टू लाइफ का मतलब केवल राइट टू लाइफ में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. जैसे कि राइट टू लाइफ में आपका पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर भी होना चाहिए. राइट टू लाइफ का केवल वही प्रोविज़न नहीं जो मैंने मेंशन किए हैं कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको चॉइसेस हैं. राइट टू लाइफ का मतलब ये भी होता है कि जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है ना, साफ़ सुथरा पानी मिलना चाहिए, साफ़ सुथरी हवा मिलनी चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी और वो सभी चीज़ें वो भी इसके अंदर आती हैं. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके केस में बोला गया. ओके. और कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया कि जितनी भी इंडस्ट्री हैं दे शुड मैनेज, कि जो भी अगर वाटर पोल्यूशन होता है या एयर पोल्यूशन हो रहा है उनको मैनेज करना चाहिए, और जो भी वेस्टेज उनके द्वारा निकाला जाता है बाहर उसको किस प्रकार से मैनेज करना है. दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए. सो दिस इज़ द केस ऑफ सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991. ओके. क्योंकि देखते हैं आप फैक्ट्री के द्वारा बहुत सारा जो है
अनट्रीटेड केमिकल्स रिलीज़ किया जाता है नदियों में, जो भी वाटर बॉडी है, लेक है या नदी है, बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है कि वाटर जो है आपका वाटर पोल्यूटेड होगा और लोग पानी पीते हैं, या जो आसपास रहते हैं नदियों के आसपास जो गरीब लोग रहते हैं तो वो डायरेक्टली पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है। कई प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं और डिजीज़ होती हैं इस प्रकार से, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से। ओके, एक केस और है, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। दैट इज़ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस 1987। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जितनी भी इंडस्ट्री है जो कि पॉल्यूट कर रही हैं गंगा रिवर को, इस गंगा रिवर का केस था, इसके लिए दूसरे नाम से भी जानते हैं, गंगा पोल्यूशन केस। तो उन सभी इंडस्ट्री को जो कि पॉल्यूट कर रही हैं गंगा रिवर को, उनको बंद करने की यहाँ पर इन्होंने कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया, क्योंकि क्लीन इन्वायरमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है राइट टू लाइफ के लिए, या राइट टू लाइफ का पार्ट है, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो ये आपका केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसमें बात की गई है कि किस प्रकार से जो भी इंडस्ट्री वाटर पोल्यूटेड करती हैं उनको बंद होना चाहिए, स्पेशली जो रिवर के आसपास होती हैं, नदी के आसपास जितनी भी इंडस्ट्री होती है वो डायरेक्टली उसको वाटर को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली आपका नदी में कनेक्ट कर देते हैं और वो पानी जा करके वहाँ पर पॉल्यूटेड होता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट इज़ द राइट टू होलसम इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड राइट टू हेल्दी लाइफ। ठीक है, राइट टू हेल्दी लाइफ का मतलब होता है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ओके, तो ये बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, तो अगर आपने पूरा समझा होगा अभी 2 स्लाइड में, तो अब क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इशू। क्लियर? तो जितने भी ये आपके केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या बाकी डिफरेंट, वो सभी के सभी फोकस हैं आपका आर्टिकल 21 को लेकर के, किस प्रकार से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए टू लिव द लाइफ, सो लाइफ इन वेरी हेल्दी एंड वेरी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आर्टिकल 21 से इस तरीके से इन्वायरमेंट कंसर्न को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, एयर पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन को लेकर के, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका आर्टिकल 21 ही है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉ इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं। बहुत सारे लॉ बनाए भारत सरकार के द्वारा ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको बचाया जा सके, उनको कंजर्व करना, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और कम से कम पॉल्यूशन हो। तो इस प्रकार के बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए। जैसे कि आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया? 1927। ओके, इसका क्या काम, ये जो एक्ट लाया गया था इसका फोकस था किस प्रकार से फॉरेस्ट जो यूज़ होता है उसको रेगुलेट किया जा सके। ओके, और जो भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और कम से कम डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, तो डिफॉरेस्टेशन को रोकना, कंट्रोल करना। ओके, तो अगर मान लीजिए जो भी इसी केस के अंदर और भी आपके कुछ प्रोविजन थे जिसमें क्लासिफाइड किया गया था फॉरेस्ट को। एक आपका रिजर्व फॉरेस्ट होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, सो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा पेड़ काटे जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में, थर्ड वाला कौन सा था? विलेज फॉरेस्ट बोल सकते हैं, कम्युनिटी फॉरेस्ट। ओके सर। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट में जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये पार्ट रिजर्व फॉरेस्ट कैटेगरी है, अगर इसमें ऐसे कि कोई व्यक्ति जाकर के पेड़ काटेगा विदाउट परमिशन, दैट इज़ दी प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। ओके, हाँ, बाकी जो विलेज फॉरेस्ट है या जो वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी होती है, इंडिजिनस पीपल हैं, उनको एक्सेस होती है, अगर वो सस्टेनेबल तरीके से उसका यूज़ करते हैं तो दे कैन गो एंड दे कैन यूज़ दिस
फॉरेस्ट्री उनको काट सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट इन दी रिजर्व फॉरेस्ट जोन और प्रोटेक्टेड जोन। जो कम्युनिटी जोन होती है जो कि आसपास यहाँ पर रहते हैं उस एरिया को वो कर सकते हैं, वो भी विद प्रॉपर रेगुलेशन। दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कब आया? 1972। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, कि जो भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हैं, जैसे कि आपके एलिफेंट है, टाइगर हैं और बाकी कई प्रकार के होते हैं, तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। इसलिए देश के अंदर बहुत सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बने होंगे, अगर आप हर स्टेट के अंदर होंगे कुछ न कुछ नेशनल पार्क बनाए गए, ताकि जो इलीगल पोचिंग वगैरह की जाती है जानवरों की, बेचा जाता है, ट्रेडिंग भी होती है, वैसे स्पीसीज़ खत्म होती जा रही हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनकी ट्रेडिंग होती है, तो उसको रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। कई प्रकार के एक्ट प्रोग्राम भी चलाए गए सरकार के द्वारा, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ये प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। इस प्रकार के कई ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसको, ताकि जो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है उनको हम बचा पाएँ, प्रोटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए वेरियस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बनाए गए देश के अंदर। तो ये आपका है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर है? बोलिए। क्लियर है सर। तीसरा है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ओके, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द वाटर पोल्यूशन एंड आल्सो वाटर क्वालिटी मेंटेन रहे, इस पर्पज़ को लेकर के इस एक्ट को लाया गया। साथ ही साथ जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर को छोड़ते हैं वहाँ से और वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस, उनको रेगुलेट करने का काम है। अगर वो डिस्चार्ज करते हैं पोल्यूशन को नदी के अंदर या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर, ओके, तो इस एक्ट में प्रोविज़न है कि उन पे जो है उनको रेगुलेट किया जाएगा और किसी प्रकार से फाइन वगैरह वो सब चीज़ें प्रोविज़न इसी के अंदर है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ओके, सो अंडर दिस एक्ट ऑल दीज इंडस्ट्री, अगर वो किसी प्रकार से अनट्रीटेड वाटर को रिलीज करते हैं वाटर बॉडी के अंदर, देन दे विल बी पेनलाइज अंडर दिस एक्ट। क्लियर? वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन ऑफ एक्ट 1974। क्लियर है सर। नेक्स्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कब आया? 1980 में। 1980। इसका क्या पर्पज़, जैसे नाम से पता चल जाता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब हुआ कि डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन, साथ साथ रेगुलेट करना कि अगर फॉरेस्ट का यूज होता है, यूज ऑफ फॉरेस्ट दैट शुड बी रेगुलेटेड। अगर हम जैसे फॉरेस्ट लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, उसको अगर हम नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, जैसे मान लो कोई इंडस्ट्री लगाना है या वहाँ से हाईवे निकाला जा रहा है या आपका रेल ट्रैक निकाला जाए या किसी प्रकार का डैम बनाया जा रहा है, तो अगर उस लैंड को हम यूज़ करेंगे नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए क्लियरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये कुछ प्रोविजन इस एक्ट के अंदर है, दैट इज़ अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ओके, नेक्स्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है टू कंट्रोल एयर, टू कंट्रोल और वी कैन से रिड्यूस द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये है। ओके, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री के द्वारा बहुत ज़्यादा एमिशन किया जाता है पोल्यूशन का, एक लिमिट होती है उसके ज़्यादा, तो फिर इस एक्ट के अंदर जो प्रोविज़न है उसके माध्यम से जो है पेनलाइज किया जाएगा कंपनी को या इंडस्ट्री को, अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिशन होता है वहाँ से। तो ये बेसिक आपके
बेसिकली इसमें देखो ये सब तो आपको पता होगा कि एयर पोल्यूशन प्रिवेंटर मतलब क्या होता है। जो ईयर है उसको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना वो लोग सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन का मतलब तो पता ही होता है सबको, और जो एक्ट का ईयर है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कब आया? 1986। 86। ओके, तो ये एक्ट लाया गया था एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कौन सा बचा? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ओके, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और साथ ही साथ जो भी रिसोर्सेज हैं उसका सस्टेनेबल तरीके से यूज हो, दैट शुड बी अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट थे, इनकी ईयर आपको ध्यान रखना है। अभी दोबारा से दिखा देते हैं, 2002, 1986। ये तो हटा दिया है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट एक्ट थे, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। इम्पोर्टेंट दीज आर द एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया, ताकि नेचुरल रिसोर्स को बचाया जा सके, उनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बायोडाइवर्सिटी को, और रेगुलेट करना किसी प्रकार के पोल्यूशन को। इट कुड बी एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट है द रोल ऑफ एनजीओ इन दी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो वो सभी एनजीओ जो कि काम करते हैं, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, या जो एनवायरमेंट के इशू है उनको उनसे डील करते हैं, या उसको लेकर के रिसर्च करते हैं, या कोलेब्रेशन करना होता है, कई प्रकार के वर्क होते हैं एनजीओ के। तो उन सभी एनजीओ को क्या बोलते हैं? इफ द एनजीओ इंगेज इन द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ENGO। क्लियर? यस जी सर। हाँ, तो इनका काम होता है कि जैसे कि पॉल्यूशन मॉनिटरिंग करना, इसके अलावा रिसर्च करना इन सभी इशू पर जो मुद्दे हैं पॉल्यूशन को लेकर के। ओके, कोर्सेज तैयार करना ताकि लोगों तक इनके बारे में पहुंचा जा सके, बताया जा सके, अवेयर करना लोगों को, अवेयरनेस कैंपेन चलाना पब्लिक में कि जो भी इन्वायरमेंटल इशू हैं, पोल्यूशन के जो इशू हैं, क्लाइमेट चेंज है, इन सब के लेकर के चर्चा की जा सके कम्युनिटी के अंदर, लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। तो वो सभी रोल प्ले करते हैं वो सभी एनजीओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एनजीओ के नाम हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका एक है। ग्रीन पीस, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, नेचर कंजर्वेंसी, कई और भी हैं जो कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। ओके, तो ये वर्क होता है एनजीओ का, और बाकी डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं उनके बीच में काइंड ऑफ बोल सकते हैं ब्रिज की तरह काम करते हैं। जैसे कि कम्युनिटी है, गवर्नमेंट है, बाकी कोई प्राइवेट एजेंसी है, तो इन सब के बीच में एज ए कोलैबोरेट करना, उनके बीच में मीडिएटर की तरह काम करना, सोशल वर्क का एडवोकेसी करना पॉलिसी चेंज के लिए, और लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करना, उनको अवेयर करना, जागरूक करना इन सब इशू को लेकर के। सो दीज आर द डिफरेंट रोल ऑफ सोशल एनजीओ इन टू प्रोटेक्ट दी। तो ये आपका जो इन्वायरमेंट वाला पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए हैं। दूसरा आपका चैप्टर है सोशल वर्क एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। सोशल वर्कर का क्या रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में? सर इसमें वो थे क्या जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे चैप्टर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में, जैसे बिश्नोई मूवमेंट, चिपको मूवमेंट, ये सब। हाँ, वो भी है। देखो इसमें जो मैं अभी कुछ नाम लिख देता हूँ जो कि ENGO बोल सकते हैं, या नाम जो है टॉप
मेधा पाटकर, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट को लेकर के इनका भी बहुत सारा वर्क है, फंक्शन सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा वंदना शिवा, एक सुनीता नारायण, ये भी इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो वैसे बहुत सारी लिस्ट होगी, वो तो आप देखना पड़ेगा, ऐसे तो याद नहीं होता है सबका नाम। सर एक लियोपोल्ड करके नाम आती है ना, लीना कुछ नाम है ना उनका, लीना डोमिनेली। हाँ हाँ, वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और भी देखेंगे तो मिल जाएंगे बहुत सारे। वैसे आप देखोगे इसमें ना क्वेश्चन में तो समझ में आ जाएगा कि ये है कि नहीं है, ये अभी एक बार सर्च कर लेना तो और क्लियर हो जाएगा। सोशल वर्क विद डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल वर्क का क्या रोल होता है डिजास्टर मैनेजमेंट में? सर उनको रिहैबिलिटेशन करवाना और कभी कभी उनको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो उन सब के लिए। हाँ, मतलब बहुत सारे रोल होते हैं कि अगर हम बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में डिफरेंट स्टेज पर सोशल वर्कर का रोल होता है। ओके, मिटिगेशन करना, जैसे कि अगर ड्यूरिंग डिजास्टर लोगों को बचाना, प्रोटेक्ट करना, या फिर रेजिलेंस को इन्हांस करना कम्युनिटी में। इसका रिकवरी के टाइम पे भी उनका डिफरेंट रोल होता है, आफ्टर डिजास्टर भी उनका डिफरेंट रोल होता है। तो वो कुछ रोल हैं जो कि समझ लेते हैं। ठीक है, इन दी प्रिपेयरनेस स्टेज के अंदर शुरुआत में अगर जैसे किसी प्रकार का रिस्क है, डिजास्टर रिस्क है, उसको लेकर के कम्युनिटी को अवेयर करना। ठीक है, कम्युनिटी को असिस्ट करना, जैसे थ्रू दी अवेयरनेस कैंपेन। ओके, किसी एरिया, कोई एरिया बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर अर्थक्वेक आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, चांसेस है आने का, हाई रिस्क है, तो वहाँ जा कर के जो ड्रिलिंग की जाती है, इसको मॉक ड्रिलिंग बोलते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज वगैरह में, कम्युनिटी में जा करके वहाँ लोगों को बताना, जागरूक करना, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, कैसे उससे बचा जा सकता है, वो सभी सेफ्टी कंसर्न लोगों को बताए जाते हैं थ्रू दी अवेयरनेस कैंपेन। तो इसको बोलते हैं इन दी प्रिपरेशन स्टेज सोशल वर्कर का रोल क्या है, तो कम्युनिटी को असिस्ट करना, सो दैट कि वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि जो डिजास्टर है उसका क्या क्या रिस्क हो सकता है, उसके लिए पहले से हम कैसे तैयार हो सकते हैं। ओके, क्या क्या इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके बारे में जागरूक करना, अवेयर करना। नेक्स्ट होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स। हाँ, ड्यूरिंग डिजास्टर अगर किसी प्रकार का डिजास्टर हो जाता है तो उस टाइम पे सोशल वर्कर जो भी इमीडिएट सपोर्ट चाहिए होता है लोगों को, जो भी अफेक्टेड लोग हैं, दो जो आर अफेक्टेड, या फैमिली जो है, उनको हेल्प करना, उनको मदद करना, जैसे कि टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड कराना, ठीक है, फूड डिस्ट्रीब्यूट करना, वाटर फैसिलिटीज़ इंश्योर करना। और बाकी अगर मान लीजिए डिजास्टर में किसी प्रकार से फॉर एग्जांपल फ्लड है या साइक्लोन है, तो अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई सेपरेट हो जाता है, तो उनको कोशिश करना कि उनको रीयूनाइट किया जाए, या किसी की डेथ हो जाती है तो उनको काउंसलिंग देना। ओके, ये सभी के सभी सोशल वर्कर के काम होते हैं। इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, क्योंकि अगर फैमिली के कुछ मेंबर लॉस्ट हो गए, नहीं है वहाँ पर, या बिछड़ गए हैं, तो सोशल वर्कर उनका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं कि कैसे वो कोप अप कर पाएँ उस ग्रीफ से, उस प्रॉब्लम से, उस एंजाइटी से, उस स्पेशली उस टाइम पर। इसके अलावा और भी वर्क होते हैं, जैसे एडवोकेसी करना, रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, जैसे कहीं पर मान लीजिए सूखा पड़ गया, तो वो भी अपने आप डिजास्टर है, तो वहाँ पर उस जो कम्युनिटी वहाँ पर रहती है, उनको गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारे रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो वहाँ तक पहुँचाना उनको, उसके लिए एडवोकेसी करना। अगर नहीं है, अगर है तो वहाँ तक हम कैसे रिसोर्स मैनेजमेंट करके वहाँ तक पहुँचा सकते हैं सभी लोगों तक जो कि अफेक्टेड हुए हैं सूखे की वजह से। तो ये काम हो गया। रिहेबिलिटेशन, रिकवरी भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है इसके अंदर। दीज आर द वेरियस वर्क ऑफ सोशल वर्कर इन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर बोल सकते हैं। व्हाट इज अ डिजास्टर? डिजास्टर होता क्या है? डिजास्टर loss of life, property or injury or destroying of asset. ठीक है, डिजास्टर मतलब एक ऐसा इवेंट जो कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, दैट कैन कॉज सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल,
और वीकेंड से इसके अलावा डैमेज हो सकता है प्रॉपर्टी का, जान माल का नुकसान होना, सिंपल भाषा में बोलें। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो भी आपका ब्रेकडाउन हो सकता है, टूट सकता है। जैसे बिल्डिंग्स हैं, रोड हैं और बाकी जो सर्विसेज हैं वो सभी ब्रेकडाउन हो सकती हैं बिकॉज ऑफ डिजास्टर। तो डिजास्टर का मतलब एक ऐसा सडन एक्ट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकती हैं, लोगों की ज़िंदगी जा सकती है और बाकी जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है और आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो भी हार्म हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। तो कितने प्रकार का आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, सॉरी मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, डिजास्टर। व्हाट आर द टाइप ऑफ डिजास्टर? कुछ होते हैं आपके नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर जैसे जो नेचुरल फिनोमेना के माध्यम से होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आना, ये आपका नेचुरल डिजास्टर है। साइक्लोन आ जाना, ये आपका नेचुरल डिजास्टर है। फ्लड आ जाना, ये भी है। या सूखा पड़ता है कहीं कहीं पे किसी एरिया में, तो वो भी एक डिजास्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो गुजरात में अर्थक्वेक आया था वो एक हमारा क्या कहलाएगा, एक नेचुरल डिजास्टर का एग्जाम्पल है 2001 के अंदर। दूसरा होता है ह्यूमन मेड, मैन मेड बोल सकते हैं, ह्यूमन मेड बोल सकते हैं। मैन मेड डिजास्टर जो कि ह्यूमन एक्शन की वजह से होता है या ह्यूमन की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजिडी 1984 में हुई, तो वो आपका ह्यूमन मेड, ह्यूमन की गलती की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से हुई थी। और भी होते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स डिजास्टर है जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसमें आपका मैन मेड भी हो सकता है और बाकी भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 है, तो वो भी एक एग्जांपल है पेंडेमिक, जो कि ग्लोबल हेल्थ डिजास्टर था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया लोगों की लाइफ को। तो दीज आर द सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर। उत्तराखंड के अंदर जो फ्लड आया था 2013 के अंदर, वो भी एक एग्जांपल है डिजास्टर का, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। तो वहाँ के आसपास के जितने विलेज थे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे, वहाँ के जो लोग हैं बहुत सारे मारे गए थे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डैमेज हो गया था। तो ये हमारा एग्जांपल है नेचुरल डिजास्टर का। क्लियर? बोलिए। यस सर। ठीक है, ये डिजास्टर। अब होगा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस किस चीज़ का, प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेट करना सही तरीके से, इम्प्लीमेंट करना, वो सभी मेजर, सो दैट कि जो डिजास्टर हुआ है या डिजास्टर होने वाला है उससे हम जो है उसको रोक पाएँ। रोकना मतलब होता है प्रिवेंट कर पाएँ। पूर्ण रूप से तो नहीं रोक सकते, लेकिन जितना होगा मिटिगेशन, पहले से तैयारी करना, उसको रिस्पॉन्ड करना सही तरीके से कम नुकसान हो, रिकवरी करना, उसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। ऐसा प्रोसेस जिसके माध्यम से प्लानिंग करना, उसके बारे में और कोऑर्डिनेशन करना प्रॉपर तरीके से, जो भी हम मेजर लेने वाले हैं डिजास्टर को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए, रिकवरी करने के लिए, वो सभी आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। तो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। बहुत सारे फेजेस होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेपरेटरी स्टेज होती है, जो मैंने पहले बताया कि जहाँ पर हम जा करके, जहाँ पर जो डिजास्टर होने वाला है या जहाँ पर हो सकता है वो एरिया, डिजास्टर रिस्क जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वहाँ पर जा कर के लोगों को अवेयर करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ओके, मॉक ड्रिल करना उस एरिया के अंदर। जैसे कहीं पर अर्थक्वेक आने वाला है तो जो सिस्मिक जोन है जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, उस एरिया में जा कर के पहले से तैयारी करना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिपरेशन स्टेज, ओके। रेस्पॉन्स होता है एक आपका, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ड्यूरिंग डिजास्टर हम इमीडिएट एक्शन क्या ले सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो, लोगों की कम से कम लोग जो है मारे जाएँ, उसमें कम से कम डैमेज हो इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो ये हमारे रेस्पॉन्स में आता है। रिकवरी करना, रिकवरी का मतलब होता है किस प्रकार से दोबारा से आफ्टर डिजास्टर कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं पूरे सिस्टम को, या वहाँ की जो लाइफ है उसको दोबारा से कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसमें आपके फेजेस आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। आगे हम लोग और डिस्कस करें तो क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ क्लियर है डिजास्टर मैनेजमेंट? जी सर, ये लाइन से बता दीजिए। हाँ, मतलब पहले आपका डिजास्टर है फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, यही ना? नहीं सर, वो
बता रहे थे प्रिपरेशन, वो रिकवरी और फिर ये सब रिस्पॉन्स, ये सब जो आप बता रहे थे वो स्टेप से बता दीजिएगा ठीक है, मैं कि उसको पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, उसको मैं पहले भी यहीं बता देता हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट, प्री डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। ठीक है, इसमें देखो अभी एक्चुअली इसको लेकर के मैंने ना एक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, उससे निकाला हुआ है इसका कुछ कंटेंट, तो मैं उसको वही शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। क्योंकि इसको जो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल है इसको लेकर मैंने देखा, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट अलग अलग टाइप के साइकिल दी गई है, प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर की। तो जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपका इसी वेबसाइट पे मुझे मिला, जो कि आपको मैं भी शेयर करता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि पहले क्या आएगा। क्योंकि कहीं कहीं मिटिगेशन लिखा है पहले, कहीं पर प्रिवेंशन लिखा हुआ है, किसी पे प्रिपरेशन जी सर, से लिखा है मैंने ना। भी क्वेश्चन देखा था हाँ, इसलिए। तो इसलिए ये बहुत सारा वहाँ मुझे लगा कि ये इसका आंसर तो ये गलत हो रहा है, कई जगह डिफरेंट तरीके से दिया है। इग्नू के नोट्स में भी कुछ दिया है और कि बहुत सारे नोट्स में अलग अलग दिया है। तो फाइनली मैंने इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया कि ताकि जो है अगर बाद में किसी प्रकार के क्वेश्चन में आपको चैलेंज करना पड़े तो सही सोर्स अगर होगा तो आप साइड कर पाएंगे। और जो आपकी NIDM की वेबसाइट है वो सही है, नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर पहले आपका जो प्री डिजास्टर फेज आता है जिसको बोलते हैं हम प्री, इसमें सबसे पहले आएगा आपका प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन। तो मिटिगेशन अगर लिखा है तो वो ठीक लिखा है, अगर प्रिवेंशन नहीं लिखा है वहाँ पर तो ये दोनों के दोनों साथ में ही जनरली लिखे जाते हैं। इसका मतलब होता है कि डिजास्टर का जो इफ़ेक्ट होने वाला है उसको मिनिमाइज़ करना, कि कम से कम इफेक्ट होगा, डिजास्टर होगा तो उसका कम से कम इफेक्ट हो। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्री डिजास्टर फेज की। ओके, उसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि जिस एरिया में डिजास्टर होने वाला है तो जोनिंग की जाती है, ठीक है, उसको ब्लॉक किया जाता है उस एरिया को, और देखा जाता है कि यहाँ पर वनरेबिलिटी इशू क्या क्या है, कौन ज़्यादा अफेक्टेड होने वाले हैं, किस प्रकार का वनरेबिलिटी इशू आएगा, सोशल वनरेबिलिटी है, फिजिकल वनरेबिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबिलिटी है, उस चीज़ का असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बाद पब्लिक को अवेयर करना, जागरूक करना मॉक ड्रिल के माध्यम से, ये सब आपके आते हैं प्रिपरेशन एंड मिटिगेशन स्टेज के अंदर। क्लियर? दूसरा है आपका प्रीपेयर्डनेस। इसका मतलब होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग किस चीज़ की? प्लानिंग इस चीज़ के लिए कि अगर जो है डिजास्टर आएगा तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हाउ वी विल रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग वगैरह करना, वार्निंग सिस्टम जो अलर्ट सिस्टम होता है उसको स्टार्ट कर देना, इमरजेंसी एक्सरसाइज वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रिपरेशन स्टेज के अंदर, प्लानिंग स्टेज के अंदर आती हैं। तो ये दोनों के दोनों आपके फेज़ हैं, प्री डिजास्टर फेज़ के अंदर आएंगे। क्लियर? बाद में पूरा लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। फिर आता है आपका ड्यूरिंग डिजास्टर फेज। ड्यूरिंग डिजास्टर फेज के आता है जैसे कि डिजास्टर होगा तो उसके बाद हम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो रिस्पॉन्स जो है आपका ड्यूरिंग डिजास्टर फेज है। इसका मतलब क्या होता है कि डिजास्टर की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसका इम्पैक्ट कम से कम हो, इफेक्ट उसका जो है कम से कम हो, इफेक्ट टू मिनिमाइज। ओके, उसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर अगर जैसे फ्लड आ जाते हैं तो उसके बाद तुरंत सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं NDRF टीम के द्वारा, है ना, रेस्क्यू किया जाता है लोगों को, तुरंत इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, जैसे खाना है, भोजन है, रहने के लिए शेल्टर वगैरह। ये क्या है, तुरंत रिस्पॉन्ड आफ्टर दी डिजास्टर, किस प्रकार से हम रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि जो इफेक्ट है उसका कम से कम उसको हम कर पाएँ, उसको मिनिमाइज कर पाएँ। सो तो ये सभी के सभी डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं, सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन, इमरजेंसी रिलीफ प्रोवाइड कराना तुरंत आफ्टर डिजास्टर, मतलब ड्यूरिंग डिजास्टर। क्लियर है? अब आता है आपका आप पोस्ट डिजास्टर फेज। इसमें आता है रिकवरी। रिकवरी का मतलब वो ये होता है कि कैसे जो है कम्युनिटी दोबारा से नॉर्मलसी की तरफ वापस आए, कैसे रीबिल्ड हो कम्युनिटी, they can return to their normal life, that is come the recovery part। जैसे कि टेम्पररी हाउसिंग प्रोवाइड करना उनको,
है ना, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उनको काउंसलिंग देना, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिली मेम्बर्स को मदद करना, हेल्प करना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पर जो रोल है सोशल वर्क का वो बता रहा हूँ मैं, ये होता है रिकवरी के अंदर। लास्ट में आता है डेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन। कहीं पर डेवलपमेंट लिखा हो, कहीं पर रिहैबिलिटेशन, वो एक ही बात है। रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है कि कैसे टेम्पररी पब्लिक सर्विस के माध्यम से उनको हम रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, ओके, लॉन्ग टर्म रिकवरी के लिए। तो ये रिहैबिलिटेशन आएगा लास्ट में। इसको अभी एक साथ लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए डिजास्टर इम्पैक्ट है। ठीक है, तो उसके बाद आपका रेस्पॉन्स होगा, यहाँ आएगा आपका रिकवरी और रिहैबिलिटेशन या डेवलपमेंट। तो ये जो है पार्ट आपका है पोस्ट डिजास्टर का, ये है आपका प्री डिजास्टर का, ये आपका डिजास्टर इम्पैक्ट है। क्लियर? ये पूरा साइकिल बन जाता है ऐसे। यहाँ से प्रिवेंशन, मेडिकेशन, प्रिपरेशन, रिस्पॉन्स, फिर आपका रिकवरी, रिहैबिलिटेशन। इसको आपको याद रखना है, यही जो है फाइनल है। तो डिफरेंट सोर्सेस में अलग अलग तरीके से दिया है। इसमें किसी को डाउट? बोलिए। सर ये ऊपर वाला प्रिपरेशन है, फिर मिटिगेशन हो रही है। देखो सबसे नीचे मतलब स्टार्टिंग होगा प्रिवेंशन से। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डिजास्टर के इफेक्ट को कम करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं शुरुआत में। ठीक है, जैसे वल्नरेबिलिटी टेस्ट वगैरह करना होता है, क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज़ को देखना। प्रिवेंशन स्टेज, प्रिवेंशन और मिटिगेशन दोनों। कहीं कहीं पे प्रिवेंशन नहीं लिखा होता है तो मिटिगेशन पहले आ जाता है, अदरवाइज़ ये दोनों साथ में देखते हैं हम जनरली। फिर आता है प्रिपरेशन स्टेज की तैयारी करना कि कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके, वो आता है हमारा प्रिपेयर्डनेस इसके स्टेज के अंदर। ट्रेनिंग देना, वार्निंग सिस्टम डेवलप करना, इमरजेंसी एक्सरसाइज करना, ड्रिलिंग करना, ये सभी जो कि एनडीआरएफ टीम करती है, एनडीआरएफ। फिर आता है आपका डिजास्टर इम्पैक्ट, और उसमें उस दौरान ड्यूरिंग द डिजास्टर फेज हम क्या कर सकते हैं रिस्पॉन्स में, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो कम्युनिटी पर। फिर आता है आपका रिकवरी, ये रिकवरी लिखा हुआ है। और लास्ट में आएगा रिहैबिलिटेशन या डेवलपमेंट। रिहैब करना या डेवलपमेंट पे मतलब बदलाव, चेंजेस। ये आपका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। याद रहेगा? जी सर। ठीक है, अगर इन केस वहाँ प्रिवेंशन नहीं लिखा है तो आप डायरेक्टली मिटिगेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह मिटिगेशन पहले लिखा है क्योंकि वहाँ प्रिवेंशन है नहीं। सो ये आपका सही सीक्वेंस है। हम बात करेंगे, इसको मैंने समझा दिया पहले ही। नेक्स्ट है आपका डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क क्या होता है? डिजास्टर रिस्क का मतलब होता है कि डिजास्टर की वजह से, ड्यू टू डिजास्टर, क्या क्या पोटेंशियल लॉस हो सकता है। पोटेंशियल लॉस किस चीज़ का? लाइफ का, लोगों की ज़िंदगी का, प्रॉपर्टी है, सेम जैसे डिजास्टर, प्रॉपर्टी, हम्म, लाइफ, इंजरी, एसेट्स, यही सब माल हानि जिसको ओके। मोटा मोटी बोलते तो। हाँ, इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि डिजास्टर रिस्क डिपेंड भी करता है और भी फैक्टर्स पर, जैसे कि आपका वल्नरेबिलिटी है,
जो ज़्यादा वनरेबल होगा वो उसको ज़्यादा डिजास्टर रिस्क का चांसेस, मतलब जो पोटेंशियल लॉस है वो उसको ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा जो ज़्यादा वनरेबल होगा। जैसे कहीं पर फ्लड आ जाता है, तो फ्लड में अगर एवेक्यूएट करना है लोगों को, तो जो बूढ़े लोग हैं या जो हैंडीकैप्ड हैं वो ज़्यादा वनरेबल हैं, है ना, या जो बच्चे हैं, तो उसको बोलते हैं वनरेबिलिटी फैक्टर। कि ये भी देखना होता है कि इससे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा किस पे पड़ने वाला है, द वनरेबिलिटी, ठीक है। एंड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, कौन रिस्पॉन्ड कर पा रहा है उस डिजास्टर में, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर का मतलब तो होता है कि डिजास्टर की वजह से जो पोटेंशियल लॉस हो सकता है, बट आल्सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कि कभी कभी जो है कुछ लोग कम इम्पैक्टेड होते हैं, जैसे कोविड-19 के टाइम पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन हुए, गरीब लोग, तो वो ज़्यादा वनरेबल थे, ठीक है। ऑल्दो सभी लोग अफेक्ट हुए, लेकिन अगर हम देखें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए वो गरीब लोग हुए, या जो बूढ़े लोग थे, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, या जिनको जो ऑलरेडी पहले से बीमार थे, कई प्रकार की उनको बीमार डिजीज थी, ओके, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुए। तो ये कहलाएंगे ये ज़्यादा वनरेबल थे कोविड-19 के टाइम पे। इसी प्रकार से हर एक डिजास्टर के अंदर कुछ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वनरेबल होती है, सोशली वनरेबल या फिजिकल वनरेबिलिटी, मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर वनरेबिलिटी होता है। फॉर एग्जांपल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिटी के अंदर मान लीजिए फ्लड आ जाता है और सिटी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सिटी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में वनरेबल रही है। अगर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता तो फ्लड नहीं आता। तो ये इसको बोलते हैं वनरेबिलिटी। वनरेबिलिटी का मतलब होता है ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी कम्युनिटी और एनी सिस्टम टू द हार्मफुल इफेक्ट। जो इफेक्ट होने वाला है उसमें कौन, या तो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होगी, या इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या सिस्टम हो सकते हैं। सिस्टम मतलब सिटी हो गया, कम्युनिटी मतलब नंबर ऑफ पीपल हो गए, या इंडिविजुअल हो गया। तो ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, जो ज़्यादा ससेप्टेबल है, तो उसको हम बोलते हैं वनरेबिलिटी। तो कई प्रकार की वनरेबिलिटी होती है। एक होती है आपकी इकोनॉमिक वनरेबिलिटी, कि जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, लैक ऑफ रिसोर्सेस, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल शहर के अंदर पानी भर जाए, फ्लड आ जाए, तो जो डेली काम करते हैं, जो डेली लेबर हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, क्योंकि वो तो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वनरेबल कौन हुआ, डेली लेबर। तो ये आपका इकोनॉमिक वनरेबिलिटी में आएगा, ओके। सोशल वनरेबिलिटी में अगर हम बात करें, तो सोशल वनरेबिलिटी के अंदर वो लोग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे जो कि जैसे कि डिसेबल्ड लोग हैं, या बूढ़े लोग हैं, ठीक है, या मार्जिनाइज कम्युनिटी है, एल्डरली पर्सन, ये ज़्यादा वनरेबल होंगे, क्योंकि फ्लड की वजह से इनको एवेक्यूएट करना बड़ा डिफिकल्ट है। इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी भी होती है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर लैंडस्लाइड होता है किसी हिल एरिया में, तो उस एरिया में अगर जिस एरिया में पेड़ कम लगे होंगे वहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो चुका है, पेड़ कम है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होंगे, तो वो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल वनरेबिलिटी। तो इसका मतलब है कि ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिटी और एनी सिस्टम और एनी इंडिविजुअल्स जिस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है डिजास्टर का, दैट डिपेंड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक कल्चर और अदर फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स। क्लियर वनरेबिलिटी, बोलिए। यस सर। यस एक और टर्म होता है हैज़र्ड। हैज़र्ड का मतलब क्या होता है, हैज़र्ड का मतलब होता है कि बोल सकते हैं कोई भी इवेंट, वो डिजास्टर बना नहीं है अभी, कोई भी इवेंट जो कि पोटेंशियल लॉस कर सकता है, पोटेंशियल कॉज क्रिएट कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है या डैमेज कर सकता है। अब ये जो इवेंट कोई भी हो सकता है, आपका नेचुरल भी हो सकता है या ह्यूमन मेड हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। अब जैसे कभी कभी फ्लड आते हैं, तो फ्लड में सभी लोग अफेक्टेड नहीं होते हैं ना, या बोल सकते हैं इतना ज़्यादा फ्लड नहीं आता है, तो हम उसको डिजास्टर में कंसिडर नहीं करेंगे। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो हमारा हैज़र्ड ही रहेगा। ये कम से कम नुकसान है तो आपका हैज़र्ड है। ये ऐसा कोई इवेंट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नुकसान पहुंचा सकता है, पोटेंशियल टू कॉज हार्म और डिस्ट्रॉय और डैमेज, जैसे नेचुरल हैज़र्ड्स होता है आपका। ह्यूमन मेड हैज़र्ड हो जाएगा, क्या होगा बताओ। सर जैसे वो जो हम लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी देखी थे। हाँ बिल्कुल, वो भी आपका हो सकता है ह्यूमन मेड हैज़र्ड।
और सर मतलब जैसे एक वो भी हो सकता है जैसे कोई केमिकल रिएक्शन या फिर ऐसे जैसे उसी से रिलेटेड बता रहे हैं, या फिर फैक्ट्री में कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रोसेस हुआ जिससे हैजार्ड क्रिएट हो गया, बिल्कुल। तो कोई, फैक्ट्री हाँ, इंडस्ट्री या कुछ। कोई भी हो सकता है, आपका ह्यूमन मेड हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, कोई भी इवेंट जिसकी वजह से पोटेंशियल कॉज हो सकता है, हार्म हो सकता है, नुकसान हो सकता है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म थी मैंने बता दी, फिर अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो ये आपका हैजार्ड है, ठीक है। वर्नेबिलिटी क्या है इसमें, अगर मान लीजिए ये रेनफॉल आपका सिटी में हो रहा है, तो अगर सिटी के अंदर ड्रेनेज फैसिलिटी नहीं है, ओके, बड़ा जो ट्रंक ड्रेनेज होता है जो कि हर जगह कनेक्टेड होता है, वो अगर नहीं है वहाँ पर, वो हमारा वल्नरेबिलिटी कहलाएगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल वल्नरेबिलिटी। ओके, डिजास्टर रिस्क क्या हो सकती है इससे, अब चूंकि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि हैवी रेनफॉल होगा तो क्या होगा, फ्लडिंग होगी। फ्लडिंग क्यों होगी, क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा है और वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस चीज़ को मैनेज करने के लिए, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो सकती है, हाई चांस है, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कम्युनिटी पर, ठीक है, तो इसको हम डिजास्टर बोलेंगे। समझ में आ गया सीक्वेंस। बोलिए। क्या हुआ, क्लास में नहीं गया आप लोग, क्लियर है, सर है, क्लियर है सर। ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट टर्म जो है यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव की। ओके, तो भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क बनाया गया है। कौन सा एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट at a different level, at a national level, at a state level, at a district level. तो मल्टीपल लेवल पर डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं। जैसे पहला आपका है नेशनल लेवल पर, दैट इज कॉल्ड एज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलेंगे NDMA। दूसरा होता है आपका SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA हो गया। और एक और होता है DDMA, दैट इज डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसको हेड करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसको आपका चीफ मिनिस्टर, इसको प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो पहले वाले आपकी इस बॉडी के अंदर एक आपकी कमेटी होती है, जिसको बोलते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, NEC, जिसका क्या काम है, जिसका काम होता है कि जो भी नेशनल अथॉरिटी के द्वारा कोई प्रोग्राम बनाया गया है कुछ भी, तो उसको सही तरीके से उसको कोऑर्डिनेट करना विद द स्टेट, मॉनिटर करना लगातार डिजास्टर मैनेजमेंट को, और जो भी एक्शन प्लान बनाया गया है डिजास्टर को लेकर के उसको लगातार मॉनिटर करना, उसको इम्प्लीमेंट करना टू द SDA। फिर आता है आपका SDA, जिसको चेयर करता है चीफ मिनिस्टर। तो इसी प्रकार से इसका SDMA का काम होता है कि जो लोकल बॉडी उसके नीचे DDMA है, वहाँ तक जो है जो भी ऊपर से जैसे कि नेशनल पॉलिसी बनाई गई, तो उसको दोबारा से आपका ग्रास रूट लेवल पर अप्लाई कराना, उसको कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना लगातार कि कितना काम हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है उस चीज़ को, और ये नीचे वाला आपका काम करता है DDMA। क्लियर, बोलिए। जी सर, क्लियर है।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो जो आपका एनडीएमए है वो गाइडलाइंस तैयार करेगा फॉर दी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मतलब रोकने के लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस होगी, कुछ प्रोविज़न होंगे। फिर आपका एचडी का काम आता है। एचडी में क्या करेगा कि जहाँ जहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं वहाँ पर जैसे कि अर्थक्वेक शेल्टर प्रोवाइड कराना, जो कि आपका एनडीएमए गाइडलाइंस में था, या जो भी प्रोविजंस थे, जो बाकी के जो भी प्रोविज़न होंगे उनको इम्प्लीमेंट करना। फिर आपका डीडीए में काम आता है कि लगातार उनको कोऑर्डिनेशन करना, एजुकेशन करना वो सभी लोगों को जो कि अफेक्टेड हो सकते हैं, उनको रिलीफ प्रोवाइड कराना। ये सब काम आते हैं आपके डीडीए के अंदर। तो इस प्रकार से फंक्शन करती है डिफरेंट बॉडी। ओके, इसमें एक और बॉडी दैट इज़ द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है एट अ ग्राउंड लेवल, एनडीआरएफ। एनडीआरएफ भी इसी एक्ट के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर जितनी भी हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस उसमें से 2-2 बटालियन सबकी होती हैं, जैसे कि आपका बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी, सीआईएसएफ है और सीआरपीएफ है। तो टोटल आपके 8 ग्रुप हो जाएंगे। तो ये आपका स्पेशल फोर्स होती है कि डिजास्टर को रोकने के लिए उसको या उस प्रकार की कोई सिचुएशन आती है देश के अंदर तो उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए ये स्पेशल फोर्स बनाई जाती है। इसको बोलते हैं एनडीआरएफ टीम। अच्छा, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एनीबॉडी? होम फेयर के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नहीं, मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो इसी एक्ट के अंदर बनाया गया है, जो आपका अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, इसी के अंदर बनाया गया था नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को। लेकिन ये जो है एनडीआरएफ जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन दी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ओके, तो डिजास्टर और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई। जैसे पहला है आपका, मतलब फोकस इसका ये जो कॉन्फ्रेंस होती है यही होता है कि किस प्रकार से जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, उसको हम कैसे कम कर पाएँ, रिड्यूस कर सकें। उसके लिए प्रिपरेशन, मिटिगेशन, कई प्रकार की फ्रेमवर्क और गाइडलाइंस तैयार करना। और ये आपका पहला है, दैट इज़ दी योकोहामा, जापान में। किस ईयर में हुआ? 1994 के अंदर। इसको यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर सेफर वर्ल्ड। ये पूरा लाइन याद नहीं करना, बट आपको पता नहीं चाहिए कि कहाँ पर हुआ है। 1994 में जापान के अंदर पहला। उसके बाद 2005 में जापान में दोबारा से कोबे ह्यूगो 2005 जापान के अंदर। इसमें अडॉप्ट किया गया आपका ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर द एक्शन 2005 to 2015। ओके, इसका पूरा नाम लिख लीजिए इन केस अगर थोड़ा याद रहेगा, कल तक तो याद रहेगा। बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटी टू डिजास्टर। तो ये आपका ह्यूगो फ्रेमवर्क है 2005 से लेकर 2015 तक के लिए। ओके, बेसिकली इसमें बोला गया था कि किस प्रकार से डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट एक्टर जो है, स्टेक होल्डर हैं, वो साथ में आकर के डिजास्टर लॉसेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, उसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया डिटेल में क्या क्या वर्क होगा उस आपके ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंदर 2005 में। 2005 से लेकर 15 तक था इसका जो है एग्रीमेंट। ये सभी नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट होंगे। नेक्स्ट है आपका 2015 वाला सेंडे, ये भी आपका जापान में है। सेंडे फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया।
फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से लेके 2030 तक। ये 15 साल का आपका नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। ओके, इसमें मेंशन किया गया कि केवल इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बाकी और भी जो स्टेक होल्डर है जैसे कि लोकल गवर्नमेंट है और प्राइवेट स्टेक होल्डर है, उन सभी को मिल करके साथ में आकर के काम करना होगा, तभी जो है हम काम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं डिजास्टर रिस्क को। नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट क्या होता है उसका मतलब? नॉन बाइंडिंग का मतलब होता है कि अब कोई भी कंट्री मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंट्री इसको अडॉप्ट करती है या रेटिफाई करती है, तो नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि वो उसको फॉलो कर भी सकती है, उनके जो भी प्रोविजंस हैं उसको फॉलो कर भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते, उनकी मन की मर्जी है। अगर बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है तो फिर गवर्नमेंट को उनके जो प्रोविजंस होते हैं उस फ्रेमवर्क के या उस ट्रिटी के या कन्वेंशन के, उनको रेटिफाई करना पड़ता है। अगर देश के अंदर कोई कानून है वह उसी प्रकार का, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इसमें यह है कि उनकी मर्जी है अपनी, जिसके अगर मन करेगा तो वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, मतलब ये है। ओके सर। तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट। अच्छा, अभी करंट में एक दो और न्यूज़ है, उसको भी बता देते हैं। 10 पॉइंट एजेंडा। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन दी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको बोलते हैं AMCDRR 2016। ओके, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया एक पूरा प्लान, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल इंक्लूसिव अप्रोच टू डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब ये कि इस एजेंडा के अंदर बात की गई कि किस प्रकार से हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल यूटिलाइजेशन, इसके अलावा इंटरनेशनल कॉपरेशन कि डिफरेंट कंट्री जिनके पास टेक्नोलॉजी या पावर है वो उसको शेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री के साथ, कैसे कम्युनिटी को जो है प्रेफर करना है इस प्रकार के डिजास्टर को रोकने के लिए। तो ये सभी एजेंडा डिस्कस किए गए, ये सभी इशू डिस्कस किए गए इस एजेंडा के अंदर। ओके, 2016 में कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो जो यहाँ पर ठीक है। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लेना, जो लोग नहीं क्लास किए हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। और बाकी आप लोगों के सेंटर कहाँ पर है? आसपास ही हैं सब? यस सर, जहाँ डाले थे पहला चॉइस वहीं। ओके, तो आपके शहर में ही है, आसपास ही है, मतलब कहीं जाना नहीं है दूर ना? जी सर। ठीक है, तो हमारा क्लास यहीं एंड होता है। और जो कि ये हमारा ऑफलाइन क्लास तो है नहीं, तो मैं हर साल जो है लास्ट क्लास में एक सेल्फी लेता हूँ। तो आप लोग अगर अपना कैमरा जो है ऑन कर लेंगे, then I can just click one picture of this batch. This is the last class, so we can have one picture. ओके, तो आप लोग जो है ऑन कर सकते हैं। अब ऑफलाइन में क्या होता है कि यू कैन हैव गुड पिक्चर बिकॉज सब लोग साथ में रहते हैं, बट ऑनलाइन में इट्स नॉट पॉसिबल। सो आई डिसाइड कि हम लोग एक फ़ोटो निकाल सकते हैं डायरेक्टली, बिकॉज हर साल में जो भी बैच होता है स्टार्ट, उसका लास्ट में एक पिक्चर निकाल लेते हैं। सो मेरे लिए जो है मोबाइल कहाँ गया? ओके, कुछ लोग रह गए इसमें यार, दिख नहीं रहे सब लोग। एक सेकंड। अच्छा, इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं? ओके, 1 सेकंड। इसमें आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, बट यस। ओके, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच
And so this is the last class and last lecture of this batch, and I hope कि आप लोग कल आपका एग्ज़ाम सेकंड हाफ में है ना, तो आराम से अभी सोना, ठीक है, जितना पढ़ाई होना था हो गया, अब आराम करना और ज़्यादा सोचना मत एग्ज़ाम को लेकर के। और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों का है तो पूछ सकते हैं, देन हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ओके सर। थैंक यू सो मच। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम देने के बाद प्लीज़ जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे, जितने भी, आप लोग मुझे शेयर करना ग्रुप में, सो दैट कि हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसके बाद क्लास ले करके, ठीक है। और आप लोग, सर जब एग्जाम हो जाएगा तो आप क्लास लोगे ना, एक क्लास मतलब क्वेश्चन के लिए? हाँ क्लास कर सकते हैं। एग्ज़ाम के देखो कल शायद ना हो पाएगा, लेकिन हाँ कल या परसों में क्लास अरेंज कर लूँगा। हाँ उसके बाद कर सकते हैं क्लास। जैसे कुछ बताना होगा या पूछना होगा तो सर? हाँ क्लास कर सकते हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और एग्ज़ाम देने के Thank आने you के so बाद much, मुझे आप लोग जो sir. है बताना ज़रूर, so much. ठीक है। ओके, Thank you, sir. thank you so much everybody for Thank you, joining sir. this last session of today class. Thank you to all. Good night. Good night, sir. गुड नाइट सर। Good night. थैंक यू सर। Good Thank night, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you so much everybody.